प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और आज पाक फौज, पाक फजाइया और पाक बैरिया की जानिब से ऐसे इंकशाफात और पैगामात सामने आए हैं जिन्होंने हर पाकिस्तानी के दिल की तर्जुमानी की है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने 2 टोक अंदाज में ये कहा है कि हम सिर्फ एक झलक हमें दिखाई दी है, हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं और किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। पाक फौज के तर्जुमान का कहना था कि मार्का हक में पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मल्टी डोमेन वॉर में शिकस्त दी है, जबकि 14 अगस्त को कौम को पाकिस्तान की ताकत की मजीद झलक दिखाई जाएगी। दूसरी जानिब पाक फजाइया की जानिब से बताया गया कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत के 8 जंगी तैयारे मार गिराए थे हमने, जिनमें राफेल तैयारे भी शामिल थे। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने कहा कि श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन को जिल्लत आमेज सबक हमने सिखाया, जबकि साइबर वॉरफेयर की बात करें तो यहाँ पर भी पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई। उधर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंकशाफ किया है कि भारत के अहम तरीन अहदाफ में पाकिस्तान के निशाने पर थे उस वक्त, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बड़े नुकसान से बचा दिया। DGISPR ने कश्मीर पहलगाम वाक़े से भारत के बयानी और खित्ते की सूरत हाल पर भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया और ये वाज़े किया कि कश्मीर एक आलमी तनाज़ा है, जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग हम आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रखेंगे। सऊदी अरब की सलामती को पाकिस्तान की सलामती भी करार दिया और अफगानिस्तान से भी ये मुतालबा किया कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। पाक फौज ने 14 अगस्त के लिए क्या बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, भारत को किन पैगामात के जरिए खबरदार किया है और मार्का हक की 1 साला तकरीबात के पीछे असल हिकमत अमली क्या है, आज हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में अपने मौजूद मेहमानों से ये जाने। तो सबसे पहले प्रोग्राम में शिरकत की है मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। आपको और आपकी टीम को शाइस्ता और देखने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता, आपको सालगिरह मुबारक हो, मार्का हक की शानदार सालगिरह। थैंक यू सो मच। पूरी कौम को ये आज का दिन मुबारक हो और जिस तरह से ये सारी तकरीबात मुल्क भर में हो रही हैं तो सब लोग बहुत खुश हैं और प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि किस तरह से हमारी पूरी मुसल्लह फौज ने और उनके पीछे शाना बशाना खड़ी हुई यूनाइटेड कौम ने उस दिन जो दिखाया था, जो करके दिखाया था, दुश्मन उसको कभी भी भूला नहीं है। तो ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगी कि हमेशा से कहा जाता है कि जंग का मैदान असल मैदान होता है अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उसके पीछे जो सब चीज़ें चल रही होती हैं, चाहे वो स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटेजिक हमारी ताकत होती है, मोराल होता है, ये सब चीज़ें कितना काउंट करती हैं उस बैटल को विन करने के लिए, उनका कितना बड़ा रोल होता है? जी शाइस्ता, असल में ये सारी चीजें अहम हैं और जैसे वो एक जंजीर बनती है, एक कड़ी के साथ दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और अल्टीमेटली एक मजबूत जंजीर बन जाती है। तो सबसे पहले तो किसी भी कौम की विल होती है। जैसे पाकिस्तान जब एटमी ताकत बना तो मरहूम भुट्टो ने कहा था, वो शहीद भुट्टो ने, कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पड़ोस में हमारा मशरकी दुश्मन ये एटम बम बना रहा था। उसके बाद पूरी कौम ने खुशी से कुर्बानी दी। कुर्बानी में इसलिए कहता हूँ कि हमें पता था, कौम को पता था कि इसके ऊपर बहुत खर्चा आना है, बहुत रिस्की काम है, लेकिन पाकिस्तान की कौम ने इसके ऊपर खुशी के साथ आमादगी जाहिर की। जी। यही बात पाकिस्तान के डिफेंस के मुतालिक है। आपको पता है दुश्मनों ने झूठे प्रोपेगेंडे किए, किसी ने कहा 40% पाकिस्तान का बजट जो है फौज पे लग जाता है, किसी ने कहा जी 50% लग जाता है, जबकि जब एक्चुअली कैलकुलेट करते थे तो 13-14% होता था। लेकिन कौम ने कहा जी जो भी खर्चा हो हमने तैयारी करनी है। उस तैयारी के बाद फिर जब वक्त आया, आपने देखा तो उस तैयारी की वजह से और उस एतमाद की वजह से जो पाकिस्तानी कौम ने अपनी मुसल्लह अफवाज पे किया था, मुसल्लह अफवाज ने साबित कर दिया कि है पाकिस्तानियों, आपने हम पे जिस एतमाद का इजहार किया था, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम आपके उस एतमाद पे पूरे उतरे हैं, आपकी उम्मीदों पे पूरे उतरे हैं। तो बात यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप का एक पेज पे होना, मिलिट्री लीडरशिप का एक पेज पे होना,
कौम का एक पेज पे होना। जब ये सारी चीजें हों तो फिर जितना बड़ा दुश्मन हो, जितना मक्कार दुश्मन हो, जैसे हमारा 6 गुना बड़ा दुश्मन है, मक्कार दुश्मन है, फिर हम उसको ऐसी ही जिल्लत आमेश कस देते हैं जैसे हमने पिछले साल मई के हम्म महीने में इंडिया को दी थी। जी हम्म शाइस्ता। ठीक है, लेकिन आपने ब्रिगेडियर साहब, जब उस दौरान ये पूरा जंग का माहौल था तो हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया, हम वॉरफेयर की जब बात कर रहे हैं डिजिटल की, तो उसमें ये कहते थे कि हम तो लाहौर में हमने फलां तबाह कर दिया, कराची में हम यहाँ तक अंदर चले गए। तो इस तरह की जो बातें थी, बेवकूफ़ाना चीज़ें भी हमने बहुत ज़्यादा देखी, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा बड़ी सेंसिबल तरीके से सेंसिबल अप्रोच को रखा है और वहाँ से हमेशा इस तरह की बेवकूफ़ी की चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो इससे भी क्या वाकई जो दुश्मन है, जो दुश्मन फौज है या फिर वहां की आवाम है, उन पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं? असल में जो चीज होती है वही सैनिटी प्रिवेल करती है, जो हकीकत होती है वो सबके सामने आ जाती है। जिस तरह से हम कह रहे थे कि हमने इतने जहाज गिराए। देखें शाइस्ता, हिंदुस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी को तो बिल्कुल अपने झूठ का कोई यकीन नहीं दिला सका, ना ही उनके पास कोई सबूत था। तो पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी ने तो पहलगाम वाक़े के खिलाफ उनके झूठे प्रोपेगंडे को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आपको पता है कि जो हिंदुस्तान की आवाम है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और यही हाल उनके मीडिया का था। जो सोशल मीडिया पे वो दिखाते रहे, हम्म वो प्रैक्टिकली अपना मजाक उड़वाते रहे। दुनिया को पता है कि जी लाहौर में कोई बंदरगाह नहीं है, और वो ऐसे झूठे जो है ना वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालते रहे। अल्टीमेटली दुनिया ने उन्हीं का मजाक उड़ाया। उड़ाया, और इस एग्जैक्टली। मौके पे शाइस्ता मैं पाकिस्तानी मीडिया को खराज तहसीन पेश करूंगा, जिस मेच्योरिटी के साथ, जो एक हकीकी सहाफियाना जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे मीडिया ने वो दिखाया, जिसको आज भी बैनुल अक़वामी लोग बड़ी खराज तहसीन पेश करते हैं। वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने मेच्योरिटी दिखाई, हमने सिर्फ जो सही खबरें थी वही दिखाई। हमने बिल्कुल। हिंदुस्तान के मीडिया की तरह गैर जरूरी तौर पे लोगों में जंगी जज्बात नहीं उभारे। हम्म तो ये बात थी कि हमारे मीडिया ने, जिसको अभी हम कहते हैं कि जी हमारी रियासत का चौथा बहुत अहम सतून है, बहुत जिम्मेदारी सो का इसने जो। इसने उस जिम्मेदारी का मुजाहिरा जंग के दिनों में भी किया और अभी हालिया जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जिसके लिए हम बात कर रहे थे उसमें भी किया, विच इज़ वेरी, ऐसी कोई चीज़ है जिसकी मिसाल नहीं मिलती और हम दुनिया में भी नहीं देखते कि जिस तरह से मीडिया अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा पाकिस्तान के अंदर कर रहा है और जिस तरह से हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम बात कर रहे होते हैं। और अगर हम साया मुल्क की बात करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि वो एक कॉमेडियन एंकर्स, कॉमेडियन शो, कॉमेडियन ट्रांसमिशन लग रही होती है। मुनव्वर हुसैन साहब की तरफ जाना चाहूंगी। सर, ये जो मार्का हक है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने देखा पूरे पाकिस्तान में तकरीबात हो रही हैं, बाहर भी तकरीबात की जा रही है, पाकिस्तान से बाहर भी। सवाल आपसे करती हूँ, सजाद सोमरो साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच शाइस्ता। थैंक यू सर। मुनव्वर हुसैन साहब, आपसे सवाल ये है कि ये जो हमारा मार्का हक था, बेसिकली बुनियानुल मरसूस, जिसको आगाज हमने नहीं किया था, दुश्मन ने किया था, लेकिन हमने रिटेलिएट किया था, जवाब दिया था। हम पे जब एक चीज मुसल्लत की गई थी, वो एक टर्निंग पॉइंट भी हमारे लिए साबित हुआ था। तो अब एक साल का अगर हम पूरा अहाता करते हैं और मौजूदा बैनुल अक़वामी हालात में देखते हैं हम, तो आप उसको किस तरह से अलग कर सकते हैं? उससे पाकिस्तान के वक़ार में, रिस्पेक्ट में क्या फ़र्क पड़ा है अगर हम उस टाइम से लेकर आज के पूरे एक साल की बात करते हैं? बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, नाम बढ़ा है, वक़ार और इज़्ज़त बढ़ी है? क्या डिफरेंस क्या है एक्चुअली? शाइस्ता, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर परसेप्शन मैटर्स अ लॉट। राइट। यू नीड कैपेबिलिटी, बट एट द सेम टाइम क्रेडिबिलिटी मैटर्स अ लॉट। ये दोनों, परसेप्शन और क्रेडिबिलिटी, दोनों में 180 डिग्री शिफ्ट आई है। इस जंग से पहले जो पाकिस्तान का तासुर था वो एक कमजोर मुल्क का था, और यही वजह है कि जितना भी बयानिया तश्कील पा रहा था, चाहे उसमें EU डिसइंफोलैब का हाथ हो या खुद अमेरिका में पैदा होने वाला, प्रोड्यूस होने वाला लिटरेचर हो, जैसे मिसाल के तौर पे स्टीफन पी कोहन की किताब है आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई बारहा कि अगर जंग होती है तो इंडिया चारों शाने चित करेगा पाकिस्तान को और 71 की कहानी दोहराई जाएगी। चूंकि हिस्ट्री से वो वाकिफ नहीं है, चूंकि
इसमें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर को ज्यादातर लोग तरजीह देते हैं, सब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर को इग्नोर करते हैं। और मेरा अक्सर सवाल खुद स्टीफन पी कोहन से भी था जब पाकिस्तान को तशरीफ लाए थे, और अक्सर डिबेट के अंदर भी ये होता है कि अगर इतने ही ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर बड़े कारगर होते हैं जंगों के अंदर, तो फिर वियतनाम में अमेरिका को शिकस्त नहीं खानी चाहिए थी। राइट। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान के अंदर पछाड़ा नहीं जाता। खुद अमेरिका को अफगानिस्तान से 20 सालों के बाद निकलना नहीं पड़ता। स्विस कैनाल 1956 में बर्तानिया, फ्रांस और इजराइल को एम्बैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ता। और 400 बीसी के अंदर स्पार्टियंस, 300 स्पार्टियंस पूरी पर्शियन एम्पायर को वापस जाने पर मजबूर नहीं करते। और राजा दाहिर की 50,000 फोर्स को मोहम्मद बिन कासिम की 5,000 फोर्स शिकस्त नहीं दे पाती। तो वी हैव अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स, मैंने चंद आपके सामने रखे हैं जी। तो दुनिया में बुनियादी तौर पे जो समझ का फुकदान आपको नजर आता है वो ये कि पावर की रियलिटी को नहीं समझते कि पावर की रियलिटी क्या है, उसके मेजर सोर्सेज क्या है। अब इस परसेप्शन में तब्दीली आई और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, फोर्सेस की कैपेबिलिटी की बढ़ी। भारत को जो मेजर इंजरी मिली है और अमेरिका को ईरान के वॉर में जो मेजर इंजरी मिली है वो क्रेडिबिलिटी का नुकसान होना है। और याद रखें कि ताकत का हमेशा नफ्सियाती असर होता है, वो नफ्सियाती असर खत्म हो जाए ताकत की कोई अहमियत नहीं रहती और कोई आपसे डरता नहीं है। बिल्कुल। तो लिहाजा उस ताकत की परसेप्शन की वजह से आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बारहा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का नाम ले रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान एक पोल बन के एमर्ज किया है 3 लैंड मासेस के दरमियान में, यूरेशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, और फिर नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्वाड की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। और फिर आप इस काबिल हो गए कि सेंटर ऑफ डिप्लोमेसी इस वक्त बने हुए हैं ग्लोबल साउथ के अंदर, और फिर मीडिएशन करवा रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान में। और न फकत ये बल्कि इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जितने की प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम में और रीजनल सिस्टम में, उनका बैक वक्त पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। माजी में आप देख लीजिए, आपने चाइना के साथ पींगे बढ़ाई, अमेरिका नाराज होता था। आप रशिया चले जाते थे, अमेरिका को एतराज होता था। लेकिन आज जो स्टेटमेंट्स हैं उनको पोक करने की भी कोशिश की जाती है, प्रेसिडेंट ट्रंप को इंस्टिगेट करने की कोशिश की जाती है कि वो तो ईरान के साथ तजारती रास्ते खोल रहे हैं, उन्होंने ऑफर दी है। तो फिर भी प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं नहीं, वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। रशिया का एतमाद, चाइना का एतमाद, सऊदिया का एतमाद, ईरान का एतमाद। मेरा ख्याल है कि आप सफारती और सियासी लिहाज से इस वक्त रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस वक्त उरूज पे खड़े हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिविडेंड्स के अंदर, मुल्क के अंदर, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। मुझे यकीन है कि आपकी क़यादत इतनी काबिल है कि जो इन महाजों पे कामयाब रही है वो इन अंदरूनी महाजों पे भी कामयाब रहेगी। राइट। आप ये कह रहे हैं कि उसका जो गेन है, प्रॉफिट गेन है, और जो एंड रिजल्ट है हमें इवेंचुअली उसको देखना है कि उसकी एवेलुएशन क्या है, वो हमें कितना मिला है, कब मिलेगा, और उसके बारे में क्या आवाम को उसका फ़ायदा होगा। सजाद साहब, 1 साल मुकम्मल हुआ है मार्का हक जैसी बड़ी फतह को। अपने से बड़े 10 गुना बड़े दुश्मन कम अज़ कम अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं, और जाहिर है कि वो एक ऐसी ताकत है जिनके पास फौज भी ज़्यादा है, अवाम भी ज़्यादा है, इकनॉमिकली भी हमसे स्ट्रॉन्ग है, और हमारे पास विल पावर है, हमारे पास ईमान की ताकत है, हम हक पर हैं। डेफिनेटली हमने इसका आगाज़ भी नहीं किया था। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ आप क्या समझ रहे हैं कि इस पूरे मार्का हक के अंदर जो अवाम ने साथ दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक स्ट्रक्चरल चीज़ कही जाती थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें किस तरह से इसको देखा और उनका जो रोल रहा, आपका क्या कहना है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो कहा जाता है क्या वो हकीकत पर मबनी है या फिर कॉन्स्पिरेंसीज हैं और लोग एलिगेशंस लगाते हैं सोशल मीडिया टीम के हवाले से, डिजिटल कैंपेन्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शास्त्रा, सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद
जो हमने भारत को हमारे जवानों ने, हमारे एयरफोर्स ने, हमारी पाक फौज ने जो फेंटा लगाया और उनका जो गुरूर था वो खाक में मिला। और अब यकीन करें, अब जाहिर है हम जैसे लोगों को तो और ज्यादा मजा इसलिए आता है कि हमेशा से जो है ना वो डोमिनेट करता आया था इंडिया। हमारी फौज थी, जाहिर है वो डायलॉग पे यकीन रखती थी कि यार चले ये मान जाएंगे, डायलॉग पे मान जाएंगे, इनको समझाते हैं। लेकिन जाहिर है वो लातों के बहुत माजरत के साथ में अल्फाज इस्तेमाल करो, बातों पे कभी भी नहीं मानते। तो जो इनका हाल किया हमारी फौज ने और इनके जो जहाज गिराए, चाहे इन्होंने हमारे पे इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने हमारे F-16 गिराए, फलाना है, ढमकाना है, जो भी था, लेकिन ये पूरी दुनिया ने आके देखा। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो भी आज तक जो है वो इंडिया को पोक करते हुए आ रहे कि नहीं वो 8 जहाज थे, कभी बोलते 10 जहाज थे। तो ये इनकी बेइज्जती इतनी बड़ी हो चुकी है। और आप जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई भी बात कर रहे थे कि जो इनका एक वहां पर गोदी मीडिया है, आप मुझे बताएं, इनकी जब हम न्यूज देख रहे थे कि वो लाहौर के अंदर पोर्ट में घुस गए। भाई लाहौर में तो पोर्ट है ही नहीं, पूरे हाँ। पाकिस्तान में जो पोर्ट है वो कराची के अंदर है। तो आप मुझे बताएं कि आप इतना बड़ा, हमसे बड़ा ताकतवर मुल्क जो आप बता रही थी अपने इंट्रो में भी, जी। और उनकी आप मीडिया को उठा के देखें, आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा भोंडा मीडिया, क्या ऐसा ये मजाक नहीं है इनके मुल्क के साथ? हम इनसे पावर में भी छोटे हैं, इकोनॉमी में भी छोटे हैं, लेकिन हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे पास ये नारा है। हमारे पास देखिए 100 इख्तलाफात हमारी जो है वो, चाहे आर्मी चीफ के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो, गवर्नमेंट के साथ, लेकिन जब हमारे मुल्क की बारी आएगी ना तो फिर हमारे लिए सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान है। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की बात हो रही थी, तो सबसे पहले सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज इस पूरे मार्का हक के अंदर जितनी भी सोशल मीडिया थी वो फौज के साथ खड़ी थी। देखिए अपने घर को तो नहीं जलाएंगे ना, अगर घर के अंदर आपसे इख्तलाफ होंगे, अगर कोई बाहर का आदमी आके घर की तरफ मेली नजर से देखेगा तो हम तो आंखें नोचेंगे, जिस तरीके से इनकी आंखें नोची है मिलके। तो सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर चलते रहते। और ये आपको पता है सोशल मीडिया में चीजें अप एंड डाउन चीजें होती रहती हैं। अभी हमें इससे बाहर निकल के जो है ना वो चीजें जो है ना करनी पड़ेंगी, सोचनी ठीक। पड़ेगी। राइट। बहरहाल मैं तो कायदे रहमतुल्लाह अलैह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका एहसान है हमारी कौम पे कि इन्होंने जो उस टाइम पे फरमाया था, इन्होंने हमें आजाद मुल्क दिया और फरमाया था कि जो इंडिया में मुसलमान रह गए सारी जिंदगी वो इंडिया को यकीन दहानी कराते रहेंगे, लेकिन इंडिया जो है वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आज आप देख लें, वहां पर चाहे क्रिकेटर्स हो, वहां पर कोई भी। चाहे हमारे कोई भी मतलब से ताल्लुक रखता हो या सियासतदान हो, वो पाकिस्तान को बुरा भला कह के अपनी साख बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी में वही जूता इंडिया उनके मुंह पे मार देता है। हम अपने मुल्क के अंदर कम से कम अपने पाकिस्तान के अंदर आजाद तो हैं, अपनी मजहबी रसूमात या दूसरा ना कुर्बानी का कोई मसला ना कुछ, इंडिया के अंदर तो आपको ये सारी चीजें नजर आती है। लेकिन मैं एक चीज ये आपके तवज्जो से जरूर कहता चलूंगा कि अभी पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रोल रहा है, क्योंकि मैं भी पूरी दुनिया भर में जाता रहता हूँ। अभी मैं लास्ट कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मैं दुबई में था, तो वहां की जो मैंने हालत देखी और वो जो हमारे पाकिस्तानियों के साथ ये कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारे जो है ना वो चीफ साहब को सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादतियां हो रही है हमारे पाकिस्तानियों के साथ। डिपोर्ट किया जा रहा है लोगों को, जिसके नाम के साथ अली है, हसन है, हुसैन है, रजा है, कादिम है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है फैमिली समेत। कोई लोग पाकिस्तान से भी आ रहे हैं तो बस इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? वो अपने मुसलमान कंट्री के अंदर है, नेबर कंट्री के अंदर है, उनके लिए हमारे मुल्क ने बहुत कुछ किया। उनकी आज एयरलाइन जो खड़ी है या उनके ऊपर हमारे पाकिस्तान के एहसानात हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको भी ये चीजें सोचनी चाहिए। और ये हमारे चीफ साहब को भी सोचना है आपके भाई, हम बिल्कुल लोगों की जंगों के अंदर जो है ना वो हम सलानामा कराते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ आप हमारी इकोनॉमी को भी इसी मामला के साथ टच करके इसको भी जो है ना वो ऊपर की तरफ ले जाए, क्योंकि बिल्कुल। हालात हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे सजाद, ब्रिगेडियर साहब भी ये डिस्कशन हो रही थी और मुनव्वर साहब से भी ये डिस्कशन हो रही थी। ब्रिगेडियर साहब, पूरे 1 साल के अगर हम अहाता कर रहे हैं, जब मार्का हक हुआ था, बनियानुल मरसूस हुआ था, उस वक्त से लेकर अब तक जब हम एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पर और ब्रॉडर पिक्चर पर खड़े हैं, एक अच्छे रोल पर खड़े, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर खड़े हुए हम, तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी जो हमारे सबसे बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसके अंदर सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज या रिस्क आपके नज़दीक कौन सा है, जिसके बारे में अभी भी दिफाई तौर पर पाकिस्तान को ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है या उस पर काम करने की ज़रूरत है? रास्ता बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये सबसे बड़ा जो रिस्क है वो इंडियन प्रॉक्सीज हैं। वो आज हमारे DGI SPR ने भी बात की। वो हमारे जो नादान पाकिस्तानी हैं उनको अपने एजेंटों के जरिए वर्गला के झूठी बातें करके जो इस्तेमाल कर रहा है, जैसे BLA के लोग हों, मैं साहब नाम लूंगा, जी। हमारे कुछ तालिबान हों, आपको पता है ये वही तालिबान है जिनको अशरफ गनी के दौर में हिंदुस्तान दहशतगर्द बुनियाद परस्त
जो भी बुरे अल्फाज होते थे उनसे इनको बुलाया करता था। बिल्कुल। और जब पिछले साल उनको हमसे शर्मनाक शिकस्त खानी पड़ी, तो उसके बाद वही तालिबान उनके दोस्त बन गए। हम्म। उन्हीं तालिबान को उन्होंने बुला के हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मेरे नजदीक देखें, हमारी मुसल्लह अफवाज मजबूत है, हम्म। हमारे अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। हमारे पास जो कुछ जंगी तैयारियां हो सकती थी, जो कुछ हमारे पास मिलिट्री का इक्विपमेंट होता था, साजो सामान होना चाहिए था, वो अल्हम्दुलिल्लाह है। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन मिसाइल हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारे हैं, हमारे पास बेहतरीन नेवी है। लेकिन और जो और मेरे और ब्रिगेडियर नजदीक साहब, जो सरप्राइज की बात की है कि अभी तो हमने एक सिर्फ छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, अब हम आपको 14 अगस्त पर इंडिपेंडेंस डे पर बताएंगे कि हमारे पास क्या है। आपके नजदीक वो क्या है जो डिस्क्लोज करना चाहते थे DGISPR, जिसके बारे में बात कर रहे थे कि बड़ा सरप्राइज है हमारे पास, वो क्या हो सकता है? वो बड़ा सरप्राइज हमारा जो है ना, देखें, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है पहले जी ही इंडिया से। जी जी जी। और वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में और बहुत सी जो है ना, पिछले साल एडिशंस। के बाद, हाँ हाँ। मार का हक के बाद उसमें और इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। राइट तो राइट। उनकी सोच से भी ज्यादा अभी हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाइल टेक्नोलॉजीज है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, हम्म। हमारी आईटी की बहुत सी चीजें हैं, जिससे हमने उनकी आईटी को फेल कर दिया। बिल्कुल। तो ये भी आप देखें कि उनके जो ड्रोन दूसरे दिन 7 की सुबह जब उन्होंने अटैक किया और अपने त्यारे गिराए, तो हम्म 8 मई को पिछले साल उन्होंने ड्रोन भेजे थे, जो उनके इसराइलियों के दिए हुए ड्रोन थे। हम्म। तो उन ड्रोन को हमने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए बिल्कुल जीरो किया, और हमारे लोगों ने उन ड्रोन को ऐसे गिराया जैसे हमारे शिकारी मुर्गाबियां उड़ा के मुर्गाबियों को शिकार करते हैं, जी। खेतों में तीतर उड़ा के तीतरों का शिकार करते हैं, तो हमने ऐसे उनका शिकार किया। हम्म। तो हकीकत ये अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद हमें और एहसास हुआ कि हमें अभी और तैयारी करनी है। अल्लाह के फजल करम से, इस कौम के तावन से, हमने अपने वेपन सिस्टम को बहुत बेहतर किया है, हमने अपनी आईटी को बहुत बेहतर किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप देखेंगे, अगर हमारी परेड अच्छी हुई, तो आप देखेंगे, दुनिया देखेगी कि इंशाल्लाह। यार पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। अच्छा, तो वो इंशाल्लाह। परेड के जी अंदर ही शाह। हमारे पास कोई सरप्राइज है प्रॉब्ली, और जो हम इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की एडिड वैल्यू एडिड जो ताकत की झलक होगी इंशाल्लाह, वो हम देखेंगे। मुनव्वर हुसैन साहब, आपसे भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं डिफेंस के अंदर हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क है, तो अभी जब हम इतनी बड़ी एक चीज़ कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं इंटरनेशनली, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी हमारे पास सिफारती महाज पर बड़ा सबसे चैलेंज क्या है? मौजूदा आलमी सूरत हाल को अगर हम देखें और हम मार्का हक को भी नज़र में रखते हुए बात करें, तो स्टिल एक जो चैलेंज अभी भी पाकिस्तान के लिए है, वो क्या है आपकी नज़र में? मुनव्वर साहब को आवाज़ आ रही है? जी, जी मैं सर। शाइस्ता साहिबा, पहले तो मैं ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब की बात से मुझे बात याद आ गई। जी जी जी। इस वक्त ये रफाल आ रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर ने हम्म। पहले जब इंडियन क्रिकेटर ने कहा कि बड़े परिंदे पहुंच गए, तो ऑस्ट्रेलियन एक क्रिकेटर ने कहा बिग था कि बर्ड्स। इनको घोंसलों से बाहर न निकालना, पाकिस्तान इनका शिकार बहुत अच्छा जानता है। बिल्कुल। और फिर देखा कि फिर पाकिस्तान। हमने किस तरह से 59 मिनट्स में शिकार किया, और ये कोई पहली अल्हम्दुलिल्लाह। मर्तबा नहीं है। आपकी एयरफोर्स का ट्रेंड है, पैटर्न है। आपके पायलट अलवी ने इजरायली परिंदों का शिकार किया था। किया। MM आलम ने इंडियन परिंदों का शिकार करके तो रिकॉर्ड बनाया था। और फिर ये सबसे बड़ी डॉग फाइट थी एट ए टाइम, जी 84 वर्सेस 44 या 40 तैयारों की। जी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुरखरू हुआ। चैलेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह। की आपने बात की, देखें, हॉब्सियन स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, जिसको आप रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, हम्म। उनकी जो बेसिक अजम्पशन है वो ये कि यू आर लिविंग इन एन अनार्किक वर्ल्ड, जहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला है, राइट। जहां पे आपको पावर एट एनी कॉस्ट हासिल करना होगा, अदरवाइज आपकी सर्वाइवल के ऊपर बहुत बड़ा सवाल बनेगा। हम्म। अब जो खारजा पॉलिसी है या सफारतकारी है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मिलिट्री मसल्स एक इंस्ट्रूमेंट है, खारजा पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है इस मकसद को हासिल करने के लिए। हम्म। अकवाम की जिंदगी में 5 मकासद होते हैं। जी। एक सिक्योरिटी, दूसरा फ्रीडम, तीसरा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हम्म। चौथा इज्जत और वकार और डिग्निटी। राइट। तो लिहाजा इसके लिए आप मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन
हॉब्स कहता है कि आप यू आर इन स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट ऑल, आप सबके खिलाफ हालत जंग में हैं, तो लिहाजा ताकत को बढ़ाना आपका मकसद होना चाहिए, चाहे माशी ताकत है, सियासी ताकत है, अस्करी ताकत है, सफारती ताकत है, और उसके दर पे अकवाम रहेंगी, बिकॉज एक कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है जहां पे वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस ड्यू है, कंसिस्टेंट है, नॉर्मल है, पीस एबनॉर्मल है। ये हॉब्सियन स्कूल ऑफ थॉट है। इसीलिए हैंस जे मॉर्गनथॉन ने अपनी किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशन में लिखा, whatever the nation's aim may be, but the ultimate aim is to have power, to demonstrate power and to increase power. right. तो आप देख रहे हैं कि हमने ताकत का असूल रखा, उसमें बढ़ावा, जिस तरह फतह के टेस्ट हम कर रहे हैं मिसाइलों की, जी और उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो हमने मई 2025 में करके दिखाई। जी जी तो लिहाजा ये जरूरी है, अगेन फॉर व्हाट, फॉर क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द नेशन, राइट कि हम बावकार कौम है, रेजिलियंट कौम है, और हम वो कौम है जो एक नजरिए के ऊपर है, और ऐसा नजरिया जो खुदा के सामने और किसी के सामने नहीं झुकता। तो लिहाजा ये वो नजरिया है जिस पे आपने सब कॉन्टिनेंट में एक अलग मुसलमान मुल्क बनाया, और जिसकी वजह से आपकी खारजा पॉलिसी का, सफारतकारी का कॉर्नरस्टोन है गुड रिलेशंस विद ऑल मुस्लिम नेशंस। लेकिन आई ऑलवेज डिफाइन कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, सफारतकारी 3 सीज के ऊपर है, 3 सीज फिनोमिना, राइट कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन विद ऑल मेजर प्लेयर्स एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल, cooperation with the strategic partners like China, Saudi Arab, Turkey, and connectivity with the regional countries for the promotion of economic prosperity for all. सो ये 3 C's जो हैं वो मस्ट हैं, और हम इन 3 C's के जरिए उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, जिस तरह से हम अगर बात करें सिफारती सतह पर। सजाद साहब, आपसे मैं पॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में बात करूंगी। बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, टॉकिंग अबाउट द बड़े से बड़ा चैलेंज जो इस वक्त है, और हम बात कर रहे हैं सियासी इस्तेहकाम के मुल्क के अंदर चैलेंजेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन चैलेंजेस से कैसे निकल सकते हैं? अब अगले अगर इंतखाबात होते हैं फॉर गवर्नमेंट, इवन फॉर ऑपोजिशन इवन, तो व्हाट वुड बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर गवर्नमेंट अगले इलेक्शन के लिए, अगले इंतखाबात के लिए? आप क्या देख रहे हैं सजाद सोमरो साहब? जी शाइस्ता, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, ऑलरेडी जो है ना काफी नुकसान हो चुका है। जो भी मामलात हैं ये आपके सामने हैं, जो इस वक्त मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है। देखिए, इसके अंदर सिंपल बात ये है कि जो जिसका मैंडेट है आप उसको वापस करें, या अगले इलेक्शन होते हैं या जो मैंडेट लेके आता है साफ और शफाफ इलेक्शन पे, ज़ाहिर है इसी तरीके से जो है ना वो इकोनॉमियां चलती है, इसी तरीके से मुल्क चलता है। देखिए, इससे पहले भी जो हम इंडिया के ऊपर भी बात कर रहे थे, तो हमारे कायद इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये सारी बातें की हुई हैं कि आरएसएस, जो मैं इसी चीज को लेके जो ना मैं आऊंगा, और जो आरएसएस ने जो है ना इंडिया के अंदर जो हिंदुइज्म, जो आइडियोलॉजी इनके सामने है, जो मुसलमानों के साथ ये करते हुए आ रहे हैं, अखंड भारत की ये बात करते हैं, तो आप इनके खुद के इंडिया को देखें, मणिपुर देखें, नागालैंड देखें, आसाम वहां पर देखें, जिस तरीके से इनकी फौजों ने वहां पर जुल्म और भरभरियत की है, अपने ही लोगों को जो ना वो निशाना बनाया जा रहा है। तो आप मुझे बताएं, इतने बड़े मुंबई जैसे इलाके में किसी मुसलमान को फ्लैट लेना जो है वहां पर मुश्किलात उसके लिए कुर्बानी वहां नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें अभी ये ब्रिगेडियर साहब और हमारे ये भाई बेटे मुनव्वर साहब ये बात कर रहे थे। तो मुझे बताएं, रफाइल जहाज जो है, अब उसके ऊपर तिलक लगाना या उसके ऊपर नींबू बांधना और फिर वो नारियल तोड़ के हवा में, तो हमारे जो माशाल्लाह जो जहाज थे, जो वो इनके मुकाबले में तो कम टेक्नोलॉजी के थे, लेकिन आप मुझे बताएं कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के और वो जहाजों को उड़ाया, और फिर हमने इनके जहाजों का क्या हाल किया, और जिन्होंने इनको जहाज दिए उन्होंने भी हाथ जोड़े, और जो इनका सिस्टम, डिफेंस सिस्टम हमने उड़ाया वहां जाके, तो उन्होंने भी हाथ जोड़े कि भाई आइंदा के लिए हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में आपने हमारा नाक कटवा दिया। तो बहरहाल वापस मैं आऊंगा हमारी लोकल पॉलिटिक्स पे। तो देखिए, अब जो है ना हमारे कर्ता धर्ता जो इस मुल्क के हैं, इनको सोचना चाहिए कि अब हमें आपस में मिलके, देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बिल्कुल 2 हाथों से बजती है। अब मामला जो है काफी खराब हो चुके हैं, लेकिन इसको
अब जो है वो हमें जो है ना वो काम डाउन करना है, और इसी तरीके से मुल्क आगे चलेगा। हम क्यों जो है वो किसी और को मौका दें, और चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, या बीएलए जो इसके अंदर इनकी कई जो कारिंदे कर रहे हैं मुल्क के अंदर, या तालिबान वाले हो, तो जाहिर है हमारे लिए तो ये सारे नासूर ही हैं, और इनको मिलके इंशाल्लाह खत्म करना है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस वक्त जो खान साहब जेल में हैं या इनकी वाइफ जेल में है, तो ये हमारी सियासी जितने भी बड़े लीडरान हैं, हमारे चीफ साहब हैं, इनको बिल्कुल मिलके इस मामले को टैकल अप करना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क के भी जो लेकिन अंदरूनी उसमें मामला उसमें हैं उसमें सजाद फिर इस बात से बिल्कुल ऊपर आना पड़ेगा। हार जीत की जिस तरह से बात करते हैं ना कि खान साहब तो डटे हुए हैं, खान साहब तो झुकेंगे नहीं, खान साहब तो कुछ भी नहीं कर, तो इससे थोड़ा सा निकलना पड़ेगा ना। फिर अगर आप एक आपने बड़ी बहुत अच्छी बात की, बहुत बड़ी अगर आप जीत की बात करते हैं ना, अगर आप हमारी बात कर रहे हैं एज अ नेशन, एज अ कंट्री, कौम, वतन, वतनीयत की बात कर रहे हैं, हुब्बे वतन की बात कर रहे हैं, पेट्रियोटिज्म की बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पर आपको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ता है। वहां से भी होना चाहिए, यहाँ से भी होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि जितनी रिजिडिटी खान साहब के अंदर है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, वो दूसरी साइड पे नहीं है। प्रॉब्ली वो लेट गो कर दे, लेकिन आप थोड़ा सा तो दिखाएं ना नरम गोशा, थोड़ा सा तो रखें ना आप अपने अंदर भी। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, एक बंदा जो जेल के अंदर है, उसको जब आप उसकी जो जेल के अंदर जो प्रिविलेजेस मिली हुई है वो ना दें, या उसके जो राइट्स हैं आपने उनको भी जो है ना तबाह कर दिया, आपने ह्यूमन राइट्स को भी इसके अंदर तबाह कर दिया। मतलब आप इलाज के लिए भी चोरी छुपे ले जाते हैं कि एक तस्वीर भी नहीं, और अगर जो तस्वीर लीक करता है वो वो भी तो रातों रात गायब कर दिया वो तो जाता है, जो भी सिक्योरिटी मामला। तो कंसर्न्स भी देखिए, हो सकते हैं ना सजाद। मेरी बात तो नहीं, सुने, मैं मैं आपकी आपको बात दिखाता सुन हूँ रही ना। हूँ। जी जी देखिए, जी सुने, पता क्या है, देखिए अब चलो ये सिक्योरिटी कंसर्न में आता है ना, तो उनकी फैमिली की मुलाकातें, वो तो सिक्योरिटी कंसर्न में नहीं आता। आप मुझे इस चीज का भी बताया ना। तो उसके देखिए अंदर जो वही गुफ्तगू आपको नहीं होती है पता वो कि ताली सिक्योरिटी रिस्क हो जाती है। ताली 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 दो हाथों से बचती है, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे जो हैं वो यूट्यूबर भी हैं, वो इस तरीके से मामला हाँ, को उनको ऊपर भी लेके चले निकालना जाते बड़ा हैं। जरूरी है। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है सजाद साहब। मैं ब्रिगेडियर साहब के पास ये चीज लेके जाना चाहूंगी सर। फिफ्थ जनरेशन मैं वॉरफेयर। अपनी आखिरी अच्छा, आपकी एक बात 10 ठीक है, सेकंड में आप अपनी बात मुकम्मल कर 10 लें। सेकंड जी में मैं सजाद। इसको कंक्लूड करता हूँ। जी। बिल्कुल होना भी ये चाहिए कि, क्योंकि इतने मामला बीच में खराब हो जाते हैं कि दो तरफ से अगर कोई कमेटियां भी बनती है, हो लेकिन रही बीच होती है में तो हाँ, ऐसे गलत, वो खराब बिल्कुल, तो कर ये देते हैं मामला सारा व्लॉगर्स खराब बैठ हो के। जाता है। अब उसको जो देखना जो जो बहुत यूएस में जरूरी है। बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है, वो एक अलग दुनिया से व्लॉग लेकर आते हैं, सब चीजें तबाह बिल्कुल कर करते देते हैं, हैं। बिल्कुल विच इज मैं सही रॉन्ग, कह रही विच हूँ, इज, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल ये कहना चाहते हैं, गलत है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब। ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात करें, मीडिया नैरेटिव की बात करें, सजाद साहब बात करें, डिजिटल मीडिया की बात हम कर रहे हैं सर, इसके अंदर भी पाकिस्तान को अभी भी कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं। ऑल दो कि हम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से खबर ब्रेक करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम बातचीत कर रहे होते हैं, बिटवीन दी लाइंस रहते हैं, लेकिन स्टिल आपको क्या लगता है कि इसको हम मजीद कितना ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल लेकर आ सकते हैं, कितना इसको बेहतर कर सकते हैं, और इसको कैसा होना चाहिए? शाइस्ता, सबसे पहले बात तो यह है कि जब आपकी कौम को यकीन हो कि आपके चाहे सोशल मीडिया से, चाहे प्रिंट मीडिया से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो बातें आ रही हैं वो ऑथेंटिकेटेड हैं, तो अवाम उसके ऊपर डेफिनेटली एतबार करती है, और उससे क्रेडिबिलिटी हुकूमत की भी और बाकी दीगर अथॉरिटी की भी बढ़ती है। हम्म। हमारे यहाँ इंडिया की निस्बत अभी भी हालात बहुत बेहतर है इस सिलसिले में। जी। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता, बदकिस्मती से जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, जी। इसके जरिए से ये जितने काम की चीज है, इतनी खतरनाक चीज भी है। बिल्कुल। मैंने खुद देखी है, ऐसी ऐसी वीडियो बना के आप सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, आपका दुश्मन डाल देता है, और देखने वाला समझता है ये बिल्कुल ये सही है, हकीकत है। लेकिन वो सही नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके इसके लिए एक तो हमारी गवर्नमेंट को ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। पहले आपने देखा इन्होंने कुछ जो है ना फायर वॉल लगाने की कोशिश की थी, और उसकी वजह से हमारा व्हाट्सएप भी बैठ गया था, उसका फायदा हम्म। भी कुछ नहीं हुआ था, हम्म। और खर्चा भी बहुत हो गया था। तो ये एक ऐसी चीज है कि बिल्कुल जब आप उसका किसी मुश्किल चीज का तोड़ बना लेते हैं, तो उससे पहले आपका दुश्मन उसका भी तोड़ बना लेता है। हम्म। तो सबसे अहम चीज तो यह है कि उसके लिए जनरल अवेयरनेस चाहिए, और हुकूमती सतह पे पब्लिक को हर वक्त हर लम्हे बाखबर रखना चाहिए। जैसे बहुत सी चीजें मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होती है, लेकिन मीडिया के लोगों को उसको अवेयरनेस नहीं होती। इवन के हमारे, मैंने देखा अच्छे अच्छे चैनल जो हैं, वो
फजूल किस्म की जाली वीडियो को लेकर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मेरे नजदीक इस पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। हम पूरी तरह इसके लिए अभी तैयार नहीं है। ठीक है। तो एक और बात जो अभी जो मेरे मोहतरम मुनव्वर हुसैन साहब कर रहे थे, वो जो हमारे फॉरेन पॉलिसी की 3C की बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो उसी हवाले से मैं अपने फॉरेन ऑफिस के तमाम जितने भी लोग हैं उनको शाबाश देना चाहूंगा। खासतौर पे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी जिस रोज हुई थी, जी। ये लोग कहते हैं कि कोई 48 घंटे मुसलसल, और जो सबसे कम जो न सोए थे वो भी मुसलसल 36 घंटे जागते रहे। तो हमारे नजदीक तो इसहाक डार साहब आ जाते हैं, हमारे नजदीक तो जो शहबाज शरीफ आ जाते हैं, हमारे नजदीक तो जो है ना हमारे फील्ड मार्शल आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम दिन रात काम कर रही होती है। उन ममालिक में, जिन ममालिक का नाम अभी हमारे मोहतरम मुनव्वर हुसैन साहब ने लिया, उन ममालिक में हमारे जो सफारत खाना होता है, वो सफारत खाने की पूरी टीम न सिर्फ दिन रात काम कर रही होती है, बल्कि अपने वहां पे जो दूसरे सफारत खाने के लोग हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है। खास तौर पे अल्लाह ताला ने जो एक अपॉर्चुनिटी हमें दी थी ये पहलगाम वाक़े के बाद, मार के हक में कामयाबी के बाद, तो हमारी खारजा वजारत खारजा ने उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से मेरा ख्याल है फायदा उठाया, यूटिलाइज किया। बिल्कुल ठीक है मुनव्वर साहब, किया। डिप्लोमेसी की जब हम बात करते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं हमारे पास, पाकिस्तान की इस पोजीशन को देखते हुए जोग्राफियाई तौर पर अभी अगले 5 या 10 सालों में आपको पाकिस्तान के लिए क्या बड़े चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि अभी क्या मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, हमारे चाइना के साथ क्या रिलेशंस हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारी क्या इक्वेशन चल रही है? देखें शाइस्ता, ये जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ फॉरेन ऑफिस को, उन्होंने सही पॉइंट आउट किया। और जो आमना बलोच साहिबा जो इस वक्त सेक्रेटरी हैं फॉरेन ऑफिस की, और उनकी जो टीम है, नो डाउट रिपोर्ट्स को तैयार करना, ब्रीफिंग्स तैयार करना, ब्रीफिंग्स देना प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस चीफ को, फॉरेन मिनिस्टर्स को, और फिर मुलाकातें और कम्युनिकेशन और स्टेटमेंट्स वगैरह, ये कोई आसान काम नहीं है। इनफैक्ट तो बहुत ज़बरदस्त काम इस वक्त कर रहा है आपका फॉरेन ऑफिस। चैलेंजेस जो पाकिस्तान को दरकार हैं, देखें पहला चैलेंज तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जो बहादुरी है और अपनी जंग लड़ने की जो सलाहियत है उसको साबित कर लिया है। बिकॉज पाकिस्तान एक अरसे से जंग लड़ रहा है, बैटल हार्डन फोर्स है जी। तो लिहाजा कोई भी पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट तो जंग लड़ेगा नहीं, तो वो अब इनडायरेक्ट तरीके से आएंगे। और इनडायरेक्ट तरीका यही है कि एक तो अफगानिस्तान के थ्रू आएंगे, और उनके लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड रमेश पवाड़ ने ये रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट दी कि हम फाइनेंशियली 24 टेररिस्ट ग्रुप्स को अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान और टू टारगेट ईरान। बिकॉज इंडिया की मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के कहने के मुताबिक 3Ds पॉलिसी है, डिमोनाइजिंग पाकिस्तान, डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान। राइट, मुनव्वर हुसैन साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब गुफ्तगू कर रहे थे। डिफेंस एनालिस्ट सजाद सोमरू साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे आज के इस अहम दिन के हवाले से, जहां पर न सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की इस जीत को इस सेलिब्रेट किया जा रहा है और मार्का हक बुनियानुल मरसूस को हम बहुत ही प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं वंस अगेन। और ये जीत जो है ये हमेशा तारीख इसको याद रखेगी और हम अपनी नस्लों को नस्ल दर नस्ल इसको आगे कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे और दुनिया को बताएंगे। और इसी तरह से इंशाल्लाह पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो फ़ज़ाइया की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम वो बहरी अफवाज की बात कर रहे हैं, बर्री फ़ौज की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी स्ट्रेंथ में, उनकी मोराल में उतनी ही ज़्यादा इजाफा करे और दुश्मन को हमेशा मुँह की खाना पड़े जब भी वो कोशिश करे पाकिस्तान के साथ कोई भी साजिश करने की, पाकिस्तान को आजमाने की। तो इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।